अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नोज़ का अगला टॉपिक है, दैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नोज़ का। इसमें से आपका एसीक्यू आया करता है और एमसीक्यूज वाइवा क्वेश्चंस तो किसी से भी आ सकते हैं। और एलर्जिक राइनाइटिस का सिनेरियो आपके ऑस्पी के कोई एक स्टेशन में भी अक्सर औकात होता है, तो इस वजह से आपने इसको अच्छे से करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, जो एलर्जी होती है ना, जो लोगों को होती है, कि अगर मैं बहुत सिंपल अल्फाज में इसका आपको एक सिर्फ नो हाउ दूं, कि हम कहते हैं कि लोगों को डस्ट से एलर्जी है। डस्ट से एकदम से कुछ लोगों को छींके आना शुरू हो जाती है। दो तरह के सिम्टम्स लोग शो करते हैं ना। एक तो एस्थमेटिक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कुछ लोगों का होता है कि सांस उखड़ने लग जाता है, और कुछ लोगों को बेतहाशा छींके आने लग जाती है। नेजल सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। तो जिसमें नेजल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट करते हैं बिकॉज ऑफ सम एलर्जी, किसी को डस्ट से है, किसी को पोलन से है, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जब राइनाइटिस पढ़ाया था, याद रखना है आपने डिफरेंस एक्यूट और क्रॉनिक राइनाइटिस मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो एक्यूट और क्रॉनिक राइनाइटिस जो थे, वो आपको याद होगा कि उसमें एलर्जी का कोई ताल्लुक नहीं था। एलर्जी जब भी आता है ना, तो यहाँ पर आपके पास एक एंटीबॉडी होती है आपकी बॉडी में, आईजीई। एलर्जी में हमेशा ये आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। लेकिन जो आपके पास एक्यूट और क्रॉनिक टाइप ऑफ राइनाइटिस थे, अब राइनाइटिस है तो मतलब ये कि नोज में इन्फ्लेमेशन तो होगी ही होगी, लेकिन वो वाले दोनों किसी पॉजिटिव एजेंट की वजह से थे। और वो पॉजिटिव एजेंट था हमारा बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई थे। और उसके बाद एक्यूट की कॉजेज से क्रॉनिक में हमने बात की थी कि एक्यूट का ही अगर कंटिन्यूएशन रहे तो फिर वो क्रॉनिक में बन जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस तब होता है जब एक ऐसी चीज, पहली बात पॉजिटिव एजेंट होगी इसकी, जो कि हर बंदे को इफेक्ट नहीं कर रही होती। मतलब जाहिर है बैक्टीरिया तो अगर किसी को भी जाएगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा, लेकिन डस्ट से सबको एलर्जी नहीं होती, पोलन से सबको एलर्जी नहीं होती, या फिर भूसा वगैरह जो होता है, एनिमल डैंडर होता है, उससे भी सबको एलर्जी नहीं होती। कुछ लोगों को मसला होता है इन चीज़ों से। तो ऐसी चीज़ों से अगर हमारी बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स शो करिए, हाइपर रिएक्टिविटी शो करिए, आईजीई एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो रही है एंड राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन इन योर नोज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज एलर्जिक राइनाइटिस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो ये होता है कि इट इज एन आईजीई मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है। आईजीई मीडिएटेड एलर्जिक रिस्पॉन्स बेसिकली, जो कि हम कहते हैं कि एलर्जिक रिस्पॉन्स किसका है, ऑफ नेजल म्यूकोजा टुवर्ड्स सम एयरबोर्न एलर्जेंस। ठीक है। कोई भी एलर्जेंस हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि डस्ट, पोलन वगैरह वगैरह। और इसमें फिर क्या क्या होगा वो भी हम आगे क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे। वाटरी नेजल डिस्चार्ज होता है, बहुत ज्यादा छींके, स्नीजिंग होती है, पफिनेस ऑफ आइज, आंखों से भी पानी आने लग जाता है, एंड वगैरह वगैरह। अच्छा, अब हमारे पास जो एलर्जिक राइनाइटिस है, बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं। एक होता है सीजनल टाइप, जो कि किसी खास मौसम में जिन लोगों को होता है उन्हें हम कहते हैं कि इसे सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है। जैसे जिन लोगों को पोलन से स्पेशली एलर्जी होती है। अब पोलन आपको पता है कि स्प्रिंग सीजन में जब हमारे पास सारे दरख्त और ये सब कुछ हरे भरे होते हैं, तब पोलन जो है वो ज्यादा अमाउंट में होगा। पोलन आपके दरख्तों से, ट्रीज वगैरह में ही से आते हैं ना। तो ऐसे लोगों की एलर्जी स्प्रिंग सीजन में बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी शायद ऑटम में, विंटर में हो ही ना, बिकॉज उस टाइम पोलन नहीं है। लेकिन स्प्रिंग में जब अचानक से सब हरा भरा होता है, जब सब कुछ सरसब्ज और शादाब हो रहा होता है, उस टाइम उनकी एलर्जी बहुत ज्यादा होने लग जाती है। तो वो स्पेशल उस टाइम मास्क पहनते हैं। इस तरह की एलर्जी जो खास सीजन से रिलेटेड है उसे हम सीजनल एलर्जी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी हमारे पास जो सारा साल प्रेजेंट रहे उसको हम कहते हैं पेरिनियल टाइप ऑफ एलर्जी। अब सारा साल क्या रह सकता है, एंड डस्ट सारा साल रह सकती है, मतलब डस्ट तो हमेशा ही हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। फिर एनिमल डैंडर रह सकता है सारा साल, या फिर किसी अगर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल के या फिर किसी चीज से उसे एलर्जी है जो सारा साल प्रेजेंट है, तो दैट इज एन पेरिनियल एलर्जी सिंपली। ठीक है। अच्छा, ये तो होंगी हमारे दो टाइप्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा क्यों है, क्यों कुछ लोगों को ऐसे ये वाले एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स शो होते हैं और कुछ लोगों को नहीं होते। बेसिकली जिसका कॉज है, सबसे पहला तो ये कॉज उसका जो होता है वो इनहेलेंट एलर्जन ही होता है। जो भी एलर्जन उस पेशेंट को सेंसिटिव है। सीजनल टाइप में मैंने आपको एलर्जन बताया है कि ज्यादातर पोलन होते हैं जो किसी जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है। और जो पेरिनियल एलर्जन है उसमें आपके डस्ट माइट्स, कॉकरोचेस भी हो सकते हैं, डैंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। ठीक है। कुछ लोगों को जेनेटिकली इनहेरिटेड उनके जो अंदर एक डिफेक्ट होता है किसी किस्म का, जिसकी वजह से वो लोग, इनके जीन्स में जो है ना कुछ आपकी चेंजिंग्स होती हैं, और उनके जो जेनेटिक चेंजेस है उसकी वजह से हमारे पास ऐसे लोग जो होते हैं जो कि एलर्जिक राइनाइटिस को ज़्यादा प्री डिस्पोज होते हैं। लाइक कुछ ऐसे स्पेसिफिक एजेंट से ज़्यादा प्री डिस्पोज होते हैं। जैसे अगर मैं सपोज डस्ट के सामने भी जाऊँ तो मुझे छींकें और वाटरी नेजल डिस्चार्ज ये सब कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ये भी आपने याद रखना है, एक दो छींकें आना इज नॉट एलर्जिक राइनाइटिस।
जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है ना, उसमें अगर जैसे डस्ट से अगर किसी को एलर्जी है तो वो 15-20 छींके एक जगह पे मारना, बहुत ज्यादा पानी आना, बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाना, वो एलर्जिक राइनाइटिस होता है। ठीक है, एक दो छींके आने को हम नहीं कहते थे। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है ना वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, इस वजह से उनको आपका जो है वो ये वाला कंडीशन हो जाती है। अब पैथोजेनेसिस जो इसमें, ये सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल एलर्जी अगर आपको आती है तो वही वाली सारी बातें मैं भी रिपीट भी कर देती हूँ। सबसे पहली बार, जब ऐसा पेशेंट जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज था किसी चीज से, कि उसे किसी चीज से मतलब उस एलर्जिक रिएक्शन है, सपोज करते हैं हम ले लेते हैं पोलन। ठीक है, अगर कोई बंदा था जिसे पोलन से एलर्जिक रिएक्शन, मतलब उसकी बॉडी में ऐसे जीन्स थे उसके कि अगर पोलन कभी भी उसकी बॉडी में एंटर होगा, कभी भी वो इनहेल करेगा उसे, तो वो एज एन एंटीजन एक्ट करेगा, जो कि आईजीई एंटीबॉडी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो पहली बार जब जिंदगी में उसने पोलन को इनहेल किया तो वो पोलन बॉडी के अंदर गया और वो कंबाइन कर गया हमारे पास आईजीई एंटीबॉडी के साथ जो बॉडी में प्रेजेंट थी। वो फौरी तौर पे पोलन ने आईजीई एंटीबॉडी को कंबाइन नहीं किया, बेसिकली उसने आईजीई एंटीबॉडी को एक्टिवेट किया। अब आपको याद है हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती थी उनका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, एक होती है लाइट चेन और एक होती है हैवी चेन, ऐसे ही। और ये वाला होता है वेरिएबल रीजन और इस तरफ होता है कांस्टेंट रीजन। ठीक है, पीछे। अच्छा, फिर इस वाले को हम कहते हैं FAB एंड और FAB एंड, और ये वाला होता है FC एंड। ठीक है, अब हमारे पास ये वाले जो एंड्स होते हैं इनके साथ हमेशा एंटीबॉडी के बाइंड करता होता है एंटीजन, और इस तरफ हमारी बॉडी का कोई अपना सेल बाइंड कर सकता है। तो क्या होगा कि पहली बार जब पोलन आया उसने आईजी एंटीबॉडी को एक्टिवेट किया, आईजी एंटीबॉडी एक्टिवेट हुई और वो फौरन जाकर हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल्स थे या फिर जो एलर्जिक मीडिएटर्स हैं आसान लफ्ज़ों में, उनके साथ जाके कंबाइन कर गई। ठीक है, अब पोलन तो चला गया, मुझे पहली बार इनहेल हुआ था, लेकिन एंटीबॉडी अब तैयार होगी है। एंटीबॉडी कैसे तैयार होगी है? एंटीबॉडी अपने जो FC रीजन था, जो उसका कांस्टेंट टाइप रीजन था, उसके साथ वो कंबाइन करके किसी भी एलर्जिक जो हमारा मीडिएटर है उसके साथ, और अब जब भी अगली बार पोलन आएगा तो ये फौरी तौर पर एंटीबॉडी इस वाले एलर्जिक मीडिएटर को एक्टिवेट कर देगी और एलर्जिक रिएक्शन शुरू कर देगी। तो क्या हुआ कि अब पेशेंट जब सपोज करते हैं 10 दिन बाद दोबारा बाहर गया और अब दोबारा पोलन से उसका एक्सपोजर हुआ, जब दोबारा पोलन से एक्सपोजर का पोलन उसने इनहेल किया नाक के थ्रू, अंदर गया, वो कंबाइन किया फिर से हमारे पास आईजीई एंटीबॉडी के साथ FAB रीजन पे। अब आईजी एंटीबॉडी पहले से एक्टिवेटेड थी, तैयार थी पूरा सामान लेकर, फौरी तौर पर वो एक्टिवेट हुई। उसने जैसे ही देखा कि पोलन दोबारा से आ गया, उसने कहा, बड़ा खुश हुई कि भाई मेरे पास तो सारी तैयारी मौजूद है। उसने हमारे पास जो एलर्जिक मीडिएटर था, सपोज ये मास्क सेल था, उसने मास्क सेल को कहा रिलीज करो अपने सारे मीडिएटर्स और मास्क सेल की डीग्रेनुलेशन होगी। मास्क सेल की डीग्रेनुलेशन होती है तो आपके जितने एलर्जिक मीडिएटर्स होते हैं वो सारे एलर्जिक रिएक्शन करने के लिए रिलीज होते थे। कुछ मीडिएटर्स आपके पहले के प्री फॉर्म पड़े हुए होते हैं, सपोज जो इसके अंदर थे, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसी टाइम आके ताजे ताजे बनते हैं, फ्रेश बनते हैं। ठीक है, तो सारे एलर्जिक मीडिएटर्स जितने भी होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स एंड मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स एंड फ्लाफाना, वो सारे आ जाते हैं आपकी नोज में और मिलकर एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, जिसमें क्या क्या होता है? एडीमा होता है एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जिक रिएक्शन में वेसोडाइलेशन होती है, उसमें साथ इंक्रीज इन आपकी जो वेस्कुलरिटी है, वेसोडाइलेशन है, एडीमा हो गया, फिर वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन वो आपकी कर देती है। इसिनोफिल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ये आपका पूरा एक पैथोजेनेसिस है कि किस तरह सिलसिला चलता है। ठीक है, पहली बार आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी को एक्टिवेट करेगा, दूसरी बार आएगा तो वो एक्टिवेटेड एंटीबॉडी को डीग्रेनुलेट कर देता है। फिर आइंदा कभी भी अगर वो दोबारा आता है तो एंटीबॉडी हमेशा से पहले से तैयार होती है, और जब भी एलर्जन दोबारा आएगा तो एंटीबॉडी फौरी तौर पर उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेगी और शदीद एलर्जिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रिएक्शन पैथोजेनेसिस का। अच्छा, अब एक हमारे पास इधर इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। अच्छा, इस फिनोमेना में क्या होता है हमारे प्राइमिंग के? एक तो हमारे पास जब पेशेंट इस तरह के किसी भी एलर्जन से एक्सपोज हो गया, ठीक है, तो आइंदा जब भी वो एलर्जन पहले शायद पहली बार जब वो आया था तो वो ज्यादा अमाउंट में था तो पेशेंट ने उसे रिस्पॉन्स किया, लेकिन आगे आगे क्या होता जाता है कि अब ये एलर्जन अगर थोड़ी सी अमाउंट में भी आएगा, स्मॉल क्वांटिटीज में भी होगा, तो पेशेंट उसको बहुत हाइपर रिएक्टिविटी शो करेगा, हाइपर रिस्पॉन्स शो करेगा, बिकॉज उसके पास अब एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा अमाउंट में तैयार पड़ी हुई हैं जो उसको रिस्पॉन्स दे सकती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये होती है कि हमारे पास जो ऑलरेडी स्पेसिफिक एंटीजन है, पेशेंट उसकी छोटी से छोटी अमाउंट को भी ज्यादा रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि सिर्फ और सिर्फ इस एंटीजन को नहीं बल्कि और बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक एंटीजन हैं जिनसे एंटीजन तो नहीं कहना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक इंसाइटिंग एजेंट्स या नॉन स्पेसिफिक एलर्जेंस होते हैं जिनसे पेशेंट बेसिकली
पहली पहले जब मतलब सब कुछ ठीक था, पोलन नहीं था, तो पहले वो चीज़ों से कुछ नहीं करी थी, लेकिन अब वो चीज़ें उस पेशेंट के लिए एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बन गई हैं। अब वो चीज़ें भी जब भी आती हैं तो उस पेशेंट को मसला होता है। सपोज देखिए एक पेशेंट जिसे पोलन से एलर्जी डेवलप हुई है, और पोलन से एलर्जी की वजह से अब उसे पोलन जरा सा भी होता है तो उसे बहुत शदीद एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, नेजल एलर्जी। लेकिन सिर्फ पोलन नहीं, अगर अब ऐसा होता है कि कभी वेदर चेंज होता है, मतलब मौसम बदलेगा, सपोज बहुत एकदम से एब्रप्टली मौसम बदले, एकदम से ठंड होगी, या फिर उसको बहुत शदीद किस्म का कोई इमोशनल रिएक्शन हुआ, या फिर उसके साथ क्या और क्या हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि इस चीज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अचानक से बॉडी में एक चेंज पैदा करिए, वो भी उसका एलर्जिक रिएक्शन एकदम से एक्टिवेट कर देती है, और वही सिम्टम्स आने लग जाते हैं जो पोलन की वजह से आ रहे होते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट, के पेशेंट प्राइम हो जाते हैं उन चीजों से भी जो कि बेसिकली उसे कुछ नहीं कह रही थी पहले। अगर पोलन नहीं था तो ये चीजें पेशेंट को नाक में कुछ नहीं करती होती थी, कोई एलर्जिक राइनाइटिस नहीं करती थी, ना वायरल इन्फेक्शन करता था, ना इमोशनल रिएक्शन, ना वेदर। लेकिन जब पोलन आ गया, पोलन ने ये पेशेंट का ये सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, तो अब जब वेदर, इमोशनल चेंजेस और वायरल इन्फेक्शन, इस तरह का कोई भी और एजेंट आता है जो बॉडी में सडन चेंज पैदा करता है, तो वो बॉडी के इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ये प्राइमिंग फिनोमेना होता है जिससे पेशेंट की लाइफ में काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब जब ये रिएक्शन होगा आपको उसी तरह से वेस्कुलर एडीमा होने लग जाएगा, वेसल्स का एडीमा होगा, साथ ही आपका टिश्यू एडीमा इन दैट एरिया होगा, वेस्कुलर डायलिटेशन, और वो सारी कहानियां बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका पैथोजेनेसिस यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो फेजेस होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के डेवलपमेंट के, एक्यूट फेज और लेट फेज। अच्छा, ये बताने से पहले मैं बता दूं, अभी मैंने बात की थी ना कि कुछ मीडिएटर्स ऐसे होते हैं हमारे जो पहले के बने हुए होते हैं, और कुछ मीडिएटर्स ऐसे होते हैं जो नए बनते हैं। तो इनकी लिस्ट आपकी बुक्स में गिवन है, ढिंगरा में भी मौजूद है कि कौन से प्री फॉर्म्ड है और कौन से नहीं है। इनको सिर्फ याद ही करना है, कोई ऐसे मुश्किल बात भी नहीं है। हिस्टामीन और कुछ जो है वो प्री फॉर्म्ड होते हैं, कुछ जो है वो फ्रेशली सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो वो आपने देख लेना एक दफा। कोई मसला हो किसी को तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फेजेस मैंने बात की थी कि हमारे पास दो फेजेस हैं, तो दो फेजेस क्या है कि जब आप पोलन से या किसी भी एलर्जन से एक्सपोज होते हैं, तो एक फेज आता है, एक ही दफा पोलन से एक्सपोज हुआ है बंदा, ठीक है, मतलब ये कि पोलन आया, पेशेंट में सारा रिएक्शन हुआ, एक्सपोजर हुआ। कुछ सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल उसी वक्त शो होते हैं, दैट आर एक्यूट या अर्ली सिम्टम्स, जिनमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। कुछ होते हैं जो 2, 4 या 5 घंटों बाद शो होते हैं, लेकिन एक्सपोजर वही हुआ था जो पहली दफा हुआ था। ऐसा नहीं है कि आपके एक्यूट फेज के बाद दोबारा से री एक्सपोज हो पेशेंट तो लेट सिम्टम्स है। याद रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक दफा पेशेंट एक्सपोज हुआ, कुछ सिम्टम्स उसी वक्त आएंगे, और कुछ 2 से लेकर 8 घंटों के बाद आएंगे। तो जो उसी वक्त आएंगे वो एक्यूट सिम्टम्स है, जो बाद में आएंगे वो लेट सिम्टम्स है। जो उसी वक्त आते हैं वो क्यों आते हैं? वो आते हैं हमारे पास जो प्री फॉर्म्ड हमारे मीडिएटर्स प्रेजेंट है, हिस्टामीन और दूसरे वेजोएक्टिव अमाइंस होते हैं, उनके रिलीज की वजह से। उसमें आपको पता है कि जब भी आप किसी देखा होगा आपने कि सबसे पहले तो छींकें आने लग जाती हैं, एकदम से नाक बंद हो जाती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आपको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, और बहुत ज्यादा नाक से पानी आता है, शदीद राइनोरिया, ठीक है। ये होते हैं अर्लीस्ट सिम्टम। सबसे पहले यही कुछ होता है, नाक से बहुत ज्यादा पानी आने लग जाता है, नाक बंद बंद होने लग जाती है, और छींके बेतहाशा। लेकिन और ये होते हैं, मैंने आपको बता दी किस वजह से। जो लेट सिम्टम्स होते हैं ना, वो ज़ाहिर है ये इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, आईजी मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, तो बाद में इयोसिनोफिल्स उस जगह पर पहुंचेंगे, ज़रा देर से पहुंचते हैं। फिर हमारे पास हो सकता है कि दूसरी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो, तो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स पहुंचे। तो इन चीज़ों की एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो लेट आते हैं, और वो क्या होते हैं, थिक नेजल डिस्चार्ज अब होगा इसमें हमारे पास, ठीक है, काफ़ी थिक होता है। और उसके साथ साथ स्वेलिंग एंड कंजेशन, मतलब अब नाक आपको बंद बंद महसूस होती है, पफिनेस हो जाती है, एंड थिक डिस्चार्ज आने लग जाता है। तो ये आपके लेट सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी यहाँ तक ही, बाकी मैं अगले पार्ट में बताती हूँ। अभी तक कोई भी मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।